कि कचरा अगर पहले उठा लेते तो और बेहतर होता। हालांकि वो कचरा इकट्ठा करने का काम ज़्यादा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार। योगी आदित्यनाथ जी के लिए एक सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात जो है वो आज योगी आदित्यनाथ पे सूट कर रही है। गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार खा चुकी है। नहीं तो खाया है ना, तो तभी तो कह रहा हूँ, आरोप नहीं है, ये प्रमाणित बात है। मतलब तो कहते हुए भी बुरा लग रहा है मुझे। जो भी गंदा पानी पूरे शहर का होता है वो गंगा जी में गिराएंगे तो गंगा कैसे साफ होगी? इससे पहले आपकी भी सरकार रही है, उसमें गंगा की सफाई के लिए आप लोगों ने क्या किया? एक दिन में कोई काम नहीं होता है। मैंने गंगा की बात की, गंगा को साफ करने के लिए आप लोगों ने क्या किया? कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है। गंगा जी की सफाई को लेके भी अभियान चलाए गए। योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया था कि जो लोग गिद्ध थे उन्हें लाशें नजर आई। जो जैसा होता है, जिसके दिमाग में जो बातें चल रही होती हैं वो वैसी ही बातें दूसरों के लिए करता है। आप आईना देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? और अगर इस तरीके से कोई कुछ बात होगी तो हम आपस में बैठ के निपटा लेंगे। मीडिया क्यों चिंतित हो रहा है उसको लेकर? महाशिवरात्रि के साथ ही महाकुंभ का आयोजन समाप्त हो चुका है। महाकुंभ को लेकर तरह तरह की बातें की गई, बड़े बड़े दावे किए गए। एक भगदड़ भी मची जिसको लेकर लगातार कंट्रोवर्सी हुई। लाशें गिनने को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर रहा। विधानसभा का सत्र चल रहा है जहां पर सत्ता पक्ष नए नए दावे कर रहा है, वहीं विपक्ष कुछ मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर है। उप मुख्यमंत्री द्वारा मुलायम सिंह यादव के लिए जो टिप्पणी की गई उसको लेकर समाजवादी पार्टी सड़कों पर है। बरेली में भी प्रदर्शन किए गए। यूपी के डीजीपी द्वारा ये कहना कि बिना किसी बड़ी घटना के हमने महाकुंभ का सफल आयोजन किया है, इसको लेकर भी लगातार कंट्रोवर्सी बनी हुई है। इन सभी बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मयंक शुक्ला मोंटी से, जो कि अपनी मुखर बातों के लिए जाने जाते रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे उन सभी मुद्दों पर जिन मुद्दों पर हमने आपकी बात पिछली बार नहीं कराई थी। मिलते हैं मयंक शुक्ला मोंटी से। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से महाकुंभ के आयोजन के लेकर बातें की गई, बहुत बड़े बड़े दावे किए गए, आपको क्या लगता है जो दावे किए गए उनमें कितनी सच्चाई है? देखिए, महाकुंभ हमारे लिए आस्था का विषय है, धार्मिक आस्था का विषय है और हम महाकुंभ को लेके इसमें राजनीतिकरण के विरोध में थे। मगर जो एक विपक्ष का काम होता है, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हमने 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था करी है और प्रचार प्रसार किया। मगर जब हम धरातल पे देखते हैं तो वहाँ पे सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 60-65 करोड़ लोग आए। मगर स्थिति क्या है? लोगों के वीडियो आए जिस तरीके से वो कस के चल रहे हैं आपस में। भीड़ की ये स्थिति है कि वहाँ पे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई। वहाँ पे चिकित्सा की ये स्थिति है कि चिकित्सा ना मिल पाने के कारण कई लोगों की मौत हो गई। एक तिवारी दंपत्ति का मैं वीडियो देख रहा था, महाराष्ट्र से आए थे। उनकी पत्नी की सही इलाज ना मिल पाने के कारण मौत हो गई। पुलिस ने भी उनका सहयोग नहीं किया। मगर इसके अलावा जो भगदड़ हुई उसके बारे में अभी तक सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी तरीके से विफल है ये बताने में कि कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बातों में, आंकड़ों में कह देना किसी के द्वारा कि छोटी घटना है, जिसके परिवार का कोई जाता है उसी को ये समझ में आता है कि उसने क्या खोया है। तो मुझे लगता है कि घटना बहुत विभत्स थी और उसमें जिन लोगों ने जान गई उनको आंकड़े सरकार को जारी करने चाहिए। सरकार को ये भी बताना चाहिए कि जो रिपोर्ट बताती है वहाँ पे पॉल्यूशन बोर्ड की, वो ये बताती है कि वहाँ गंगा जी की जो वहाँ पे गंदगी जो फैली है, वहाँ जो प्रदूषण हुआ है वो किस स्तर का है, सरकार उस पर भी जवाब नहीं देती है। सरकार पूरी तरीके से हर मोर्चे पे सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम करती है और धार्मिक आस्थाओं के नाम पे सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार। आपने कहा कि पुलिस ने सहयोग नहीं किया, मगर यूपी के डीजीपी तो कहते हैं कि हमने किसी बड़ी घटना के बिना महाकुंभ का आयोजन सफल कर दिया है और पुलिस ने भी लोगों का बहुत सहयोग किया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, डीजीपी महोदय को इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। या तो मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि उन्हें जानकारी नहीं होगी, क्योंकि वो डीजीपी हैं तो डीजीपी को तो चप्पे चप्पे की जानकारी होती है। और ये मैं नहीं कहता हूँ कि पुलिस ने मदद नहीं करी। वो जो पीड़ित परिवार था उसी ने बताया कि उनकी कोई मदद नहीं हुई और महिला जो थी उनकी पत्नी, उनकी मौत हो गई और भगदड़ का आंकड़ा वो दे नहीं पाए आज तक। तो डीजीपी महोदय को ये कह देना कि बड़ी घटना नहीं हुई, मुझे लगता है कि एक जान का जाना भी बड़ी घटना होती है और वहां पर तो सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, जिसकी आंकड़े अभी तक ये सरकार नहीं दे पा रही योगी आदित्यनाथ की। तो डीजीपी महोदय को दोबारा मंथन करना चाहिए और ये मान लेना चाहिए कि महाकुंभ हुआ है और हम लोग धार्मिक बात
बात कर रहे हैं, धर्म में इस प्रकार की बातों का कोई स्थान नहीं है कि किसी के दर्द को ना समझ के आप इस तरीके की बात करते हैं। तो सबको एक दिन ऊपर सबको मुंह दिखाना है और सबको हिसाब देना है अपनी अच्छाइयों और बुराइयों का। तो इसलिए सही आंकड़े दें, जनता को गुमराह ना करें। और इस तरीके की बात करना कि छोटी घटना हो, बिना किसी बड़ी घटना के हमने कर लिया, तो मुझे लगता है इससे बड़ी घटना और क्या होगी कि लोगों का दम घुट घुट के उनकी मौत हो गई। जिस तरह से आपने कहा कि बड़ी घटना थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सफल आयोजन के बाद जो कथित तौर पे कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा आयोजन किया गया, उसके बाद आज महाकुंभ पहुंचे हैं, प्रयागराज पहुंचे हैं और सफाई कर रहे हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री भी उनके साथ हैं और कचरा अपने हाथ से उठा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? कि कचरा अगर पहले उठा लेते तो और बेहतर होता। हालांकि वो कचरा इकट्ठा करने का काम ज़्यादा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार। और मुझे लगता है कि आंकड़ेबाजी करना और बहुत पुरानी जो कहावतें होती हैं वो बहुत ही साकार रूप से दिखाई देती हैं ऐसे मौके पे। योगी आदित्यनाथ जी के लिए एक सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात जो है वो आज योगी आदित्यनाथ पे सूट कर रही है। अपने आप पीठ ठोक लेना, अपने आप अपनी तारीफ कर लेना, अपने कुछ अधिकारियों से, अपने कुछ नेताओं से अपनी तारीफें करा लेने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। अगर यह कुंभ व्यवस्थित तरीके से कराते, सही तरीके से विजन होता उनका और उनके पास ये प्लानिंग होती कि कैसे भीड़ का मैनेजमेंट करना है, तो भगदड़ छोड़िए, भगदड़ नहीं होती। साथ ही साथ लोग सुलभता के साथ कुंभ नहा पाते। आज जो लोगों में घबराहट है वो नहीं होती। और गंगा जी की स्थिति तो खराब कर दी इन्होंने। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है कि 16,000 करोड़ रुपए अब तक ये गंगा जी की सफाई के नाम पे योगी आदित्यनाथ की सरकार खा चुकी है, मगर गंगा जी की स्थिति नहीं सुधर रही है। गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार खा चुकी है। नहीं तो खाया है ना, तो तभी तो कह रहा हूँ, आरोप नहीं है, ये प्रमाणित बात है। 16,000 करोड़ रुपए ले चुकी है सरकार अब तक और उसका कोई सफाई का कोई स्तर दिखाई नहीं देता है। गंदगी लगातार बढ़ती जा रही है। अच्छा एक बात बताइए, गंगा जी साफ कैसे होंगी? कोई इसके पीछे जादू नहीं होना है। जो तमाम तरीके, जैसे कानपुर वगैरह से जितने जो बड़े बड़े शहर पड़ते हैं, उससे जो भी फैक्ट्रीज का वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट है वो जब गंगा जी में पड़ेगा तो कैसे साफ होगी? जब सारे नदी नाले, जितने भी नाले हैं, जितनी भी गंदगी है शहर की, जो मतलब कहते हुए भी बुरा लग रहा है मुझे, जो भी गंदा पानी पूरे शहर का होता है वो गंगा जी में गिराएंगे तो गंगा कैसे साफ होगी? इससे पहले आपकी भी सरकार रही है, उसमें गंगा की सफाई के लिए आप लोगों ने क्या किया था? आप जाइए गोमती रिवर फ्रंट देख के आइए। एक दिन में कोई काम नहीं होता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने गोमती रिवर फ्रंट बनाया था। एक बार मैं चाहूँगा आप अगर देख के आएंगे ना, उसके बाद आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार में किस तरीके से नदियों की सफाई पे हमने प्लान बनाया था, उस प्लान की एक झलक देख के आएंगे तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने नदी साफ करके दिखाई। गंगा आस्था का केंद्र है। मैंने गंगा की बात की, गंगा को साफ करने के लिए आप लोगों ने क्या किया था? गंगा जी को साफ करने के लिए जो, देखिए कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है। गंगा जी की सफाई को लेके भी अभियान चलाए गए, मगर जो हमने जो प्लान बनाया था, जैसे हमने बताया आपको रिवर फ्रंट की बात, ऐसे ही रिवर फ्रंट बनाने का काम होना चाहिए सब जगहों पे। और गंगा जी की सफाई को लेके हम लोगों ने जो काम किया धरातल पे, वो तो योगी आदित्यनाथ की सरकार से बातों में काम चला रही है। और ये मान के चलिए कि योगी सरकार गंगा जी की सफाई को लेके और जो गोमती रिवर फ्रंट है उसकी सफाई, गोमती रिवर फ्रंट हमारे टाइम में कैसे जगमगाता था, लोग पिकनिक स्पॉट बना रखा था। आज आप वहाँ चले जाएंगे तो आपको वहाँ पे दुर्गंध आएगी, क्योंकि वहाँ पे जो सफाई थी, लाइटिंग व्यवस्था थी, जो वहाँ पे पहले फव्वारे थे रंग बिरंगे, वो सब खत्म करने का काम योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। जब साफ सफाई की बात चली है तो अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया था कि जो लोग गिद्ध थे उन्हें लाशें नजर आई, बाकी जो सुअर थे उन्हें गंदगी नजर आई। इसको कैसे लेंगे आप? किस तरह का बयान था ये? देखिए, जो जैसा होता है, जिसके दिमाग में जो बातें चल रही होती हैं, वो वैसी ही बातें दूसरों के लिए करता है। तो हमें तो मृतक शरीर नजर आए, जिसे लाशें नजर आई वो गिद्ध होगा। हमें तो वहाँ पे अव्यवस्था नजर आई, जिसे वहाँ पे गंदगी नजर आई वो सुअर होगा। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जिसकी मानसिकता जिस प्रकार की होती है, वो दूसरे के ऊपर वैसे ही आरोप लगाता है, वैसी ही बातें करता है और वैसे ही उसके मन के भाव होते हैं। वो अपने जो किरदार होता है, अपना जो कैरेक्टर होता है, वो इसी प्रकार से दूसरों के ऊपर आरोप लगा के अपने मन की पूर्ति करता है। आमतौर पर कहा जाता है कि लाशों पर जो राजनीति कर रही है, दोनों तरफ से लाशों पर राजनीति हो रही है, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे सत्ता पक्ष हो। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये राजनीति इस तरह से करना कहाँ तक जायज है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने पूरे कुंभ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जाके वहाँ पे आस्था की डुबकी लगाई, परिवार के लोग गए
और हम लोगों ने कुंभ में आने वाले सभी लोगों का स्वागत किया। वहाँ पे हमने कैंप लगाया, हमने वहाँ के कुंभ में आने वालों को सेवाएं दी। हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ लगे रहे कि लोगों को असुविधा ना हो। एक पार्ट तो हमारा ये है जो हमने अपना कर्तव्य की पूर्ति करी कुंभ में, मगर दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट ये है कि यदि सरकार कोई गलत काम कर रही है, अव्यवस्था हो रही है, लोगों को प्रताड़ना मिल रही है, जाम में फंस रहे हैं, 300 किलोमीटर तक लोग 30-40 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, तो क्या विपक्ष का काम नहीं है अपनी बात उठाएं? हम नहीं बताएंगे लोगों को कि क्या हो रहा है? हम नहीं जिन लोगों की मौत हुई है उनके दुख दर्द में शामिल होंगे? तो विपक्ष का क्या काम होता है? मुझे लगता है इसके अलावा विपक्ष का कोई काम होता है तो भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो, वो अपना विपक्ष का काम जैसे जहर फैलाने का करते थे, वो विपक्ष में जहर फैलाते थे, अब सरकार में बैठ गए तो सरकार में जहर फैला रहे हैं। सरकार का आरोप है जिस समय इतनी बड़ी भगदड़ मची और महाकुंभ के आयोजन में जब विपक्ष के साथ की जरूरत थी, तब लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर होकर सरकार के काम में अड़ंगा डाल रहा था, उस पर क्या कहेंगे? अड़ंगा डालाने के लिए कोई लाठी लेके गए थे हम लोग? हम सिर्फ चेहरा ही तो दिखा रहे थे। आप आईना देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? आपको वो अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो सरकार को आईना दिखाने का काम विपक्ष का है, जो हम लोगों ने सही से दिखाया है। अब उनको अपना चेहरा ही विकृत नजर आ रहा है, उनको उसमें दुर्भावना नजर आ रही है, उसमें उन्हें गिद्ध नजर आ रहे हैं, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। विपक्ष का काम ही है कि सरकार में जो गलत काम हो रहा है उसको जनता के सामने लाए। सरकार को हमने व्यवस्था बनाने के लिए उन्हें बताया। हम ट्वीट करके और अपनी वक्तव्य में बोल के ये बता रहे थे गलत हो रहा है, इसे ठीक करिए, मगर आप ठीक नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप फिर बार बार आईना देख रहे हो। तो आईने में आपको क्या दिख रहा था आप अपने आप बता चुके हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव पर उप मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की, आप लोग सड़कों पर उतरे, बरेली में प्रदर्शन किया, क्या है पूरा मामला और आखिरकार इतना एकदम भड़कना कहाँ तक जायज़ है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि जिसके मन में जिस प्रकार के विचार होते हैं, जिसका जो किरदार होता है, वो कभी उससे बाहर नहीं आ पाता है। तो इतने बड़े व्यक्ति आसमान पे थूकने से कोई थूक आसमान को नहीं जाता है, इसलिए इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। और जिसका जो शख्सियत होती है, जो व्यक्तित्व होता है, उसे कोई धूमिल नहीं कर सकता है। जो कर रहे हैं करने दीजिए, मगर मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो लगातार और विकृत होती जा रही है और जहर की तरफ जो फैल रही है वो एक जहर की तरफ फैल रही है, उससे समाज को बहुत नुकसान हो रहा है। जिस तरह से मुलायम सिंह यादव का बयान समाजवादी पार्टी के नेताओं का पीछा नहीं छोड़ता है कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। कई बार कहा जाता है कि यह बयान पूरा नहीं चलाया गया, तो हम मयंक शुक्ला मुंटी से जानना चाहेंगे कि पूरा बयान क्या था, जो कि जनता भी समझ सके कि वो आधा अधूरा अगर बयान है तो पूरा बयान क्या है या उतना ही बयान सही है। मैं ये कहता हूँ कि जो बात मैं आज कहूँगा, अगर उस पूरी लाइन को आप काट के 3 बार में चलाएंगे तो उसका महत्व और उसके भाव सब बदल जाएंगे। उस वक्त कोई ऐसी घटना हुई थी जिसमें कुछ लोग पहले साथ में रहते थे, कोई लड़का लड़की 4-5 साल साथ में रहे, बाद में उनमें कोई तकरार हो गई थी, तो बहुत मीडिया में उस वक्त हाइप थी। तो नेताजी ने कहा था कि इस तरीके से जो लोग पहले साथ में रहते हैं और बाद में अगर कोई आरोप लगा देता है 4-5 साल साथ रहने के बाद, तो अगर उसके बाद कोई आरोप लगाता है तो उसमें ऐसे लड़कों को फांसी नहीं होनी चाहिए। तो इस बात को आप कितना भी घुमाते रहिए, कितना भी बातें बनाते रहे, कोई भी कहता रहे, उन्होंने कहा क्या था उस पूरे वीडियो को सुनना चाहिए आपको, हमको, सबको, और उसके बाद जज करना चाहिए। मगर जिसको जो सुनना है वो वही सुनेगा। भाजपा का आईटी सेल जो सुना रहा है उसको सुनने वाले लोग उतना ही सुनना चाहते हैं, क्योंकि अगर पूरा सुनना चाहेंगे कोई भी यूट्यूब पे सर्च कर लेगा। तो जिसके मन में जो भाव है उस भाव से बाहर नहीं आ पाता है, ये बात सर्वविदित है। इसका मतलब आपका कहना है मतलब ये, जिस तरह से राहुल गांधी का एक बयान लगातार सुर्खियों में रहा कि इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा, बयान किसका था? उसको लेकर भी लगातार बयान किसका था? मोदी जी का था। वो बयान नरेंद्र मोदी का था, मगर उनके समर्थकों को सुनना वो राहुल गांधी के मुंह से था, तो उसी को लेके खुश होते रहे। देखिए, जब जोकर अपना काम कर रहे हैं तो जो उनकी दर्शक दीर्घा है वो तो ताली बजाएगी, मगर हम जान रहे हैं ना कि जोकर गलत काम कर रहा है, तो जोकरों के काम में हम बीच में नहीं पड़ना चाहते, मगर अब इस प्रदेश को, इस देश को जोकरगिरी से बाहर लाएंगे। बात करें बरेली की राजनीति की, जिस तरह से यहाँ पर राजनीति चल रही है, समाजवादी पार्टी कई बार ऐसा लगता है कि कई गुटों में बटी हुई है, लेकिन जब कोई बड़ा आयोजन होता है सब साथ में नजर आते हैं, तो ये जो गुटबंदी है उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी में कोई गुटबंदी नहीं है, हमारी पूरी पार्टी एक साथ है। सारे विधायक, पूर्व विधायक, सांसद और पूर्व सांसद, जिलाध्यक्ष, महानगराध्यक्ष, सारे प्रवक्ता, सारा संगठन एक है, और हम सबका एक ही संकल्प है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाना है और उत्तर प्रदेश में दोबारा समाजवादी शासन लाना है, ताकि लड़कियों को कन्या विद्याधन मिल सके, कन्याओं को,
और बच्चों को लैपटॉप मिल सके, प्रदेश शिक्षा चिकित्सा की तरफ आगे बढ़े और अच्छे हॉस्पिटल बने, अच्छे शैक्षिक संस्थाएं बने, ताकि इस प्रदेश में दोबारा खुशहाली आए। और जो नफरत की खेती भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस पे इन्हीं का बुलडोजर हम लोग चढ़ाने का काम करेंगे। आपने कहा गुटबंदी नहीं है, सुल्तान बेग, पूर्व विधायक सुल्तान बेग और मौजूदा विधायक सैजुल इस्लाम के बीच जो तनातनी की खबरें लगातार सामने आती हैं, अखबारों की सुर्खियां बनती हैं, एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, हमारे घर में कुछ हो रहा है तो मीडिया क्यों सुर्खियां बना रहा है? हमारे वहाँ इतने विधायक हैं, हमारी पार्टी, अगर वो मीडिया को बयान दे रहे हैं बुला के, हमारी पार्टी में मीडिया क्या करेगी? हमारी पार्टी मजबूत है, हमारी पार्टी सशक्त है, हमारी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, हमारी पार्टी ताकतवर है। तो विधायक लोग हैं हमारे वहाँ पार्टी में, पूर्व विधायक भी हैं पार्टी में, तो वो सब अपना अपना अधिकार है जिनका जो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मीडिया को इस पर ज़्यादा संज्ञान नहीं लेना चाहिए, वो हमारा आंतरिक विषय है और हम उसे सब निपटा लेंगे, 27 में सरकार बनाएंगे। नहीं, जिस तरह से मीडिया को बुलाकर बयानबाजी की जा रही है तो मीडिया संज्ञान क्यों ना ले? मीडिया मुझे तो नहीं लगता, ये तो आप बता रहे हो बुलाया जाता है, मुझे तो लगता है अपने आप पहुंच जाते हैं। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है शेरगढ़ में। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे तो ये पता है कि अपने आप पहुंच जाते हैं, माइक लगा देते तो कब कुछ तो बोलेगा ये आदमी। नहीं तो अपने पार्टी के खिलाफ ही बोलेगा। खिलाफ तो नहीं बोले आप, ये आप कह रहे हैं। नहीं, लगातार उन्होंने पार्टी के खिलाफ सैजुल इस्लाम पर एक आरोप लगाया कि वो जनता के बीच नहीं जाते हैं, जनता उनके खिलाफ है, इस बार जनता उन्हें दिखा देगी। नहीं, मुझे तो लग रहा है ये बातें आप बोल रहे हैं, मैंने तो सुना नहीं ऐसा कुछ कि उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ कुछ बोला हो, उन्होंने पार्टी के खिलाफ। सैजुल इस्लाम नहीं, अभी आपने 2-3 बार ये कहा कि वो पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे, अब आप कह रहे हैं सैजुल भाई के खिलाफ बोल रहे हैं। आप पहले तो पार्टी में ही है, पहली बात तो ये है कि इस पूरे प्रकरण को आप अपने तरीके से प्रपोज कर रहे हो। इसमें सुल्तान बेग जी, सैजुल इस्लाम जी का कोई विषय नहीं है, पार्टी एक है, पूरा संगठन एक है, हम सब लोग मिलकर 27 में सरकार बनाएंगे। और अगर इस तरीके से कोई कुछ बात होगी तो हम आपस में बैठ के निपटा लेंगे, मीडिया क्यों चिंतित हो रहा है उसको लेके? ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मयंक शुक्ला मोंटी, जो बरेली के प्रकरण को लेकर लगातार गोल गोल बातें कर उस चीज को डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि सर्वविदित है। फिलहाल अभी तक के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा अपडेट के लिए बने रहिए नातुल न्यूज के साथ। मैं हसीन दानिश, बरेली।